तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया? 1932 में, 1956 में, 1972 में या 1916 में? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स, जो वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की, वो कितने होने चाहिए? 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए मैम नंबर्स। तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं या मैनेजर होते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स, आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है। जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं, जैसे कि वेजेस। अब वेजेस को हम, कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है?
शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है, तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, वाई कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो, तो वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन होता है, यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए कैश में, बी बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इश्यू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है। यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा? First, to eliminate the capital loss. Second, in order to eliminate past losses. Third, to eliminate future losses. या D, none of the is. तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस। यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? तो फ्रेंड्स, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स, जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है। यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे? ए ट्रेडिंग अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठे के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे। ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन असेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको P&L में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में P&L में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी। तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के P&L में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, यानी नॉमिनल असेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करवाना, किसी बड़े एडवर्टाइजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं जो अंडरराइटर्स को दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। अंडरराइटर ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है, तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।